Good morning, everyone, and welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Today, I'm your educator Gaurav Adhanik. Welcome you again in the online educational platform organized by our Devasya International School. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी तक बीते हुए 4 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी देख ली है, जिसमें हमने प्रोसेस देखी, हमने पिलर्स देखे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट मीनिंग देखा। तो इन बीते हुए 4 पार्ट्स में से किसी भी पार्ट को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक को कॉपी करके एक बार वापस से देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए चैप्टर नंबर 8 का फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 9th के लिए यह है 5वां पार्ट। बिना देर करे शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है, हमारे पिछले बीते हुए पार्ट्स में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की है और हमने देखा कि कैसे भारत का जो संविधान है वो दूसरे अलग संविधानों से और दूसरे देशों के संविधान से कितना अलग है। तो आइए अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे अलग अलग फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसको एक अलग पहचान देते हैं, ठीक है, एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। और इन फीचर्स को, इन क्वालिटीज़ को क्या कहा जाता है? बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम इसे साइलेंट फीचर भी कह सकते हैं। यानी ये वो फीचर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दूसरों से उसे अलग करते हैं। इट वेराइड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो उसके साथ साथ हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एनफोर्स्ड हुआ। सो इट इज़ ऑन 26 Jan 1950। 26 जनवरी 1950 का वो दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसकी खास बात ये थी, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड वर्क रिटन डॉक्यूमेंट, यानी सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड में लिखा गया और सबसे एक्सटेंसिव फॉर्म में, यानी हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि सबसे बड़ा और सबसे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश के पास है तो वो है भारत। इसके साथ साथ सबसे पहला पॉइंट जो फीचर्स हम देखने वाले वो यही है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। यानी ये कोई फाइल नहीं है, कोई डीवीडी नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, कोई सीडी नहीं है, जब बल्कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी लिखित दस्तावेज़ है। कैसे? एक्सेप्ट द ब्रिटेन एंड इजराइल, यानी ब्रिटेन और इजराइल के अलावा इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द रिटन फॉर्म। यानी इंडिया के अलावा ब्रिटेन और इजराइल के पास भी अपना खुद का रिटन यानी लिखित रूप से संविधान मौजूद है, ठीक है, भारत भी है उसमें। कंसिडरिंग द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्री हिस्टोरिकल नेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कीप द ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है इस चीज़ में, यानी संविधान बनाते समय जो लोग संविधान बना रहे थे, आपको याद होगा प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर चेयरपर्सन BR अम्बेडकर की बात करें या फिर किसी की भी बात करें जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, उन सभी लोगों ने इस बात का काफ़ी ध्यान रखा कि जो संविधान बने वो किसी एक जाति या समाज पर निर्भर ना करे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, यानी एकता अनेकता में एकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से सारी समानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा गया है, ठीक है। यानी सोशली, जोग्राफिकली एंड प्री हिस्टोरिकली द ऑल थिंग्स हैव बीन द इक्विवेलेंट एंड फोकस्ड ऑन, और इसीलिए हम इसे रिटन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आप देख सकते हो इसमें वो है साइज़ एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितना बड़ा है, बात तो कर ली हमने कि भाई बहुत लार्जेस्ट है, एक्सटेंसिव है, डिटेल्ड है। कितना बड़ा है, कितना लार्ज है, कितना एक्सटेंड है इसमें और कितना डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको जानने के लिए पॉइंट 2 देखते हैं कि इसमें करीब 22 सेक्शंस है, 22 सेक्शंस है, ठीक है, यानी 22 खंडों में ये संविधान बटा हुआ है।
ठीक है। यानी अगर हम जैसे बात करते हैं चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में होते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 चैप्टर्स हैं, आप ऐसा समझिए। उस चैप्टर्स के अंदर 395 आर्टिकल्स है, ये समझिए। यानी कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शंस हैं के 22 और सेक्शंस के बाद कितने आर्टिकल्स हैं उसके अंदर 395। 8 अपेंडिक्स जो पहले थे उस समय, और अब जो बदल कर हो गए हैं 12, यानी 8 से 4 और बढ़ चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट का टाइम है, आपको पता होगा अमेंडमेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो दिमाग में ये रखना है, देयर आर 22 सेक्शन, देयर आर 395 आर्टिकल्स, 8 अपेंडिक्स वेर देयर व्हेन इट वाज एनफोर्स्ड, बट नाउ इट इज 12। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 22 सेक्शन, 395 आर्टिकल्स और 12 अपेंडिक्स के साथ ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे एक्सटेंसिव और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, यानी राज्यों को किस प्रकार संभाला जाए, और उसके साथ साथ इंटर रिलेशंस, यानी आपस में कैसे संबंध हो राज्यों के साथ। फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पॉलिसीज, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी, एससी और डिप्रीव्ड ग्रुप्स का ध्यान रख रहे हैं ये लोग। यानी क्या हुआ कि संविधान के अंदर मौलिक सिद्धांत है, आपके राइट्स क्या होंगे। उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो राजनीति में जो लोग होंगे उनके क्या पॉलिसीज़ होगी। जुडिशरी के क्या काम है, इलेक्शन कमीशंस कैसे काम करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी जो सरकारी विभाग है वो कैसे काम करेंगे, माइनॉरिटी, एससी एसटी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। या फिर डिप्रीव्ड ग्रुप, वो ग्रुप जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको कैसे बचाना है, कैसे सपोर्ट करना है, ये सारी धाराएं इस संविधान में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट कंपेयर टू द अदर कंट्री। तो बच्चों ये आप याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके सिलेबस के साथ ही आपको काम नहीं आएगा, बल्कि ये एक फैक्ट है, एक जनरल नॉलेज की बात है, तो भविष्य में भी आपको काम में आ सकती है। तो आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश के पास है तो वो देश है भारत। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 सेक्शन, 395 आर्टिकल्स और 12 यानी 12 अपेंडिक्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकाधिकार, एकमात्र नागरिकता। यानी क्या हुआ इसका मतलब, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डुअल सिटीजनशिप देते हैं, जैसे अमेरिका, राइट, क्योंकि वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर ऑफ द स्टेट सिटीजनशिप, यानी अमेरिका एक ऐसा देश है जो डुअल सिटीजनशिप दे रहा है, यानी वहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो एक से ज़्यादा देशों की नागरिकता ले सकते हैं, यानी या तो अमेरिका की या तो और किसी और देश की भी। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये पहले था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप थी कि वो सबसे पहले तो इट इज़ फॉर इंडिया और अनदर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, बट अब वो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370वीं जो धारा थी इसका जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी वो हटा दी गई, जिसकी वजह से जो डुअल सिटीजनशिप यानी दो देशों की नागरिकता दी गई थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि भारत के साथ साथ वो उनके पास पाकिस्तान की भी नागरिकता थी, अब ऐसा नहीं है। और अभी हम कह सकते हैं कि भारत का जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का वही अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये पहले जो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिले साइलेंट फीचर के, वो एक बार देख लीजिए बच्चों। पहला पॉइंट बोल रहा है ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव और डिटेल्ड है। दूसरा बोल रहा है कि इसके अंदर 22 सेक्शंस, 395 आर्टिकल्स और 12 अपेंडिक्स हैं, ये इसका साइज़ है। और तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ बता रहा है कि जैसे एक अमेरिका एक देश है जिसमें डुअल सिटीजनशिप मिलती है, भारत में ऐसा नहीं है। पहले था, ठीक है, 370 आर्टिकल नहीं हटाई थी तब, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री वेयर वी कैन परफॉर्म ओनली सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यानी एक देश की नागरिकता मिलेगी, वो है भारत। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपसे ले ली जाएगी। तो बच्चों तीसरे पॉइंट के बाद चौथा और आखिरी पॉइंट जो आपको साइलेंट फीचर में देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, तो ध्यान से समझना कि अब हम बात करने वाले सेंट्रल और फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी केंद्र और राज्य तंत्र के बारे में, कि कैसे केंद्र सरकार काम करती है और कैसे राज्य सरकार काम करती है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है बच्चों। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडेड है,
अब इसके साथ ये बोल रहा है कि देयर इज़ नाउ एवर एनी रेफरेंस विद द वर्ड ऑफ फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फेडरल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि ये सारे स्टेट है तो अलग अलग, लेकिन सब एक हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे एक शब्द मिला है यूनियन। ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, यानी आपस में सारे स्टेट्स जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंडिया एक ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट है जिसमें द स्टेट हैज़ राइट टू सिसीड इट, मतलब हम ये देख सकते हैं किसी एक स्टेट की राइट नहीं होती, इसमें सारे स्टेट इक्वालेंट है, शेप साइज और कल्चर पर डिपेंड नहीं होता कि जो स्टेट बड़ा है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या फिर ज़्यादा पावर मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। एवरी स्टेट इज़ अ फेडरल, इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, यानी इक्वालेंट स्टेट है, सबको बराबर का दर्जा मिलता है, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, शक्तिशाली हो, कमज़ोर हो, कोई भी राज्य हो, सबको बराबर का एक अधिकार मिलता है। इन इंडियन फेडरेशन देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 तरीके की सरकारें होती है, सबको याद है, याद रखना भी है। पहली होती है केंद्र सरकार, जिसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार, जिसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। जो कौन सी है अभी देश में? जी हाँ, बीजेपी हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, तो आप सभी को याद रखना है। सेकेंडली स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, जैसे अगर हम गुजरात में रह रहे हैं तो हमारी राज्य सरकार भी बीजेपी है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, लेकिन अगर हम राजस्थान में होते तो क्या होता? तो हमारी राज्य सरकार बदल जाती है और क्या होती? जी हाँ, कांग्रेस, ठीक है। तो उसी तरह राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, पर ये दोनों साथ में मिलकर काम करेगी, इसलिए भारत को फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे लिस्ट बनाती है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं, राइट। अब यूनियन लिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, यानी केंद्र सरकार के अंदर में कितनी चीज़ें आती है। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट है, यानी 97 ऐसी बातें हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है, जैसे डिफेंस, देश की रक्षा करना, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी रिलेशनशिप्स कैसे रखने, ठीक है, फॉरेन रिलेशनशिप्स कैसे रखने, एटॉमिक एनर्जी यानी सबको पता है कि भाई समय चेंज हो रहा है और हर देश एटम बॉम्ब बना रहा है, एटॉमिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो भारत को भी करना चाहिए। ये यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, यानी केंद्र सरकार के अंदर में आता है ये काम। बैंकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ हैं, केंद्र सरकार के अंदर आएंगे पूरे देश में। रेलवे रिलेटेड, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इन शॉर्ट यानी जो इम्पोर्टेंट वाले सारे पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो किस में आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट याद रखना बच्चों, इसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, यानी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं और यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट की। ये लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 66 सब्जेक्ट्स हैं। इस 66 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या है, आइए चर्चा करते हैं। सो द स्टेट ऑफ लिस्ट कंप्राइज विद द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास लॉ, यानी जो राज्य है उस राज्य की क्या क्षमताएं हैं और क्या पावर है, कैसे लॉ वो पास करेगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, वो सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कानून और व्यवस्था को कैसे अच्छे से बनाए रखना है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की बात हो या एग्रीकल्चर की बात हो या इरिगेशन की बात हो, ठीक है, यानी क्या हो गया कि आपको विभाग कैसे संभालना है, कृषि कैसे संभालना है, और जो पानी के व्यवस्था है वो कैसे करनी है एक राज्य के अंदर, राज्य में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, राज्य की ज़मीन और आपसी राज्यों में व्यापार, जिसे इंटर स्टेट ट्रेड भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है बच्चों। इसके साथ साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, यानी अगर किसी राज्य के अंदर दंगे भड़क गए या फिर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें जैसी स्थिति में राज्य सरकार उस पर कंट्रोल नहीं पा रही है, तो ऐसे समय पर जो पावर होती है वो किसके हाथ में चली जाती है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। एंड अगेंस्ट द बिल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स, और जो केंद्र सरकार होती है वो क्या करती है? रिजर्व पुलिस फोर्स देती है किसको? राज्य सरकार को। ठीक है बच्चों, जैसे गुजरात दंगों के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से बात निकल जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर उसकी कौन मदद करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों 2 लिस्ट हम लोगों ने देख ली, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के अंदर की
बातें आती हैं इंक्लूड होती है, जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर्स एंड ऑल, लॉ एंड ऑर्डर। वही यूनियन लिस्ट में पूरे कंट्री से रिलेटेड बात आती है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग हो या रेलवे। तो बच्चों तीसरी और आखिरी लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तीसरी लिस्ट है और ये ऐसी सब लिस्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन है, यानी ये दोनों के लिए है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। यानी जैसे यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट किसी एक राज्य की लिस्ट, वहीं जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों की लिस्ट होती है, यानी दोनों के रिलेटेड सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। सो द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास द लॉ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 47। तो याद रखना 47 सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट। दिस इंक्लूड्स द सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। इसमें क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैरिज, डाइवोर्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग और ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट के जो कि दोनों द्वारा यूज़ होते हैं, यानी स्टेट द्वारा भी और सेंट्रल द्वारा भी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये चारों फीचर जिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। विल गेट बैक टू यू सून। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार और कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।